ठीक है, तो पार्ट 3 में सबसे पहले हमने जाना था न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल का ब्रेन होता है। यही हमारे सेल को बताता है कि उसको क्या वर्क करना है। उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं वो हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस उसका मेन काम होता है। और ये राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमें या तो स्टिक्ड मिलेगा, उससे अटैच्ड मिलेगा, या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता हुआ भी मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये दो टाइप की हो सकती है। पहली तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो रफ टाइप की हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता रही थी कि ये दो टाइप की होती है, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसपे राइबोसोम अटैच्ड होता है, और क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है तो इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम स्मूथ इसलिए है क्योंकि इस पे कोई राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है, इसलिए ये स्मूथ है। और क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं है तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये या तो फैट वगैरह और हार्मोन्स वगैरह के सिंथेसिस में यूज़ होता है। इसका ये फंक्शन होता है। फिर है हमारा गोल्गी एपेरेटिस। गोल्गी एपेरेटिस का काम होता है ये जो राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन बना रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और फैट्स वगैरह बना रहे हैं उस सब की पैकिंग करना, और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों को मॉडिफाई करके आगे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। मतलब गोल्गी एपरेटिस का मेन फंक्शन है कि जो प्रोटीन फैट्स या कुछ भी ऐसा बन रहा है या तो वो उसको मॉडिफाई करे या फिर पैक वगैरह करके आगे ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दे। और साथ ही साथ गोल्गी एपरेटिस का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन है, और ये सेल ऑर्गन बनता है गोल्गी एपरेटिस के थ्रू। यानी गोल्गी एपरेटिस हमारा लाइसोसोम बनाता है, फिर वो लाइसोसोम अपना काम वगैरह करता है। लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम का काम है सफाई करने का, यानी क्लीनिंग करने का। सेल में अगर कुछ भी हार्मफुल मटेरियल या कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको सेल के बाहर फेंकना, सेल के अंदर साफ सफाई मेंटेन रखना, इसका काम होता है लाइसोसोम्स का। अब आप सोचोगे अगर कि ये लाइसोसोम सेल के अंदर सफाई कैसे मेंटेन रखता है, तो इसके पास होती हैं कुछ एंजाइम्स। इन एंजाइम्स के थ्रू ये हमारा जो अंदर वेस्ट मटेरियल रहता है कुछ भी सेल के, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इस वजह से ये हमारे सेल को क्लीन रख पाता है। मैं एक बार न्यूक्लियस को फिर से बता देती हूँ। कहाँ गया न्यूक्लियस? हाँ, तो न्यूक्लियस हमारा एक ऐसा ऑर्गन होता है, सेल का मेन ऑर्गन होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्गी एपरेटिस ले लें या राइबोसोम्स ले लें, तो इनके अलग अलग फंक्शन है। तो इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग का ध्यान कौन रखता है? वो हमारा न्यूक्लियस रखता है। सेल के अंदर जितने भी सम फंक्शंस होंगे वो न्यूक्लियस हमारा डायरेक्ट करेगा। जैसे आप एक इमेजिन कर लो, एक ऑफिस है या एक कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर जो काम होता है वो कौन डायरेक्ट करता है? वहाँ का बॉस डायरेक्ट करता है, जो वहाँ का सीईओ होता है ना? तो हमारे सेल का बॉस, हमारे सेल का सीईओ न्यूक्लियस होता है। यही सारे बाकी सेल के ऑर्गन्स को बताता है कि तुम लोग को क्या काम करना है और कैसे काम करना है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हमारे न्यूक्लियस जो होता है ना वो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है और न्यूक्लियस को दो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही रहती हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लस उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कई जगह पे छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अगर न्यूक्लियस के अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर जाना हो या न्यूक्लियस के बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर आना हो तो वो इसी न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर बाहर करता है। ये न्यूक्लियस ही हमारे सेल का वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारी बॉडी का डीएनए होता है।
डीएनए यानी कि क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये सब हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। प्लस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना। और ये राइबोसोम्स हमारे बनने के बाद इन्हीं न्यूक्लियर पोर्ट से निकल के जाके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्टिक हो जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में हमारे फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का हमारा यही सब काम है। फिर राइबोसोम्स मैंने बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम ये भी हो गया। लाइसोसोम के बारे में एक और बात मैं बता रही थी कि लाइसोसोम्स को ना हम लोग कभी कभार सोसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सोसाइडल बैग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लाइसोसोम्स के अंदर, जैसा मैंने बताया अभी, कि इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकती है। तो अगर बाई चांस ये जो एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के अंदर वो गलती से लीक आउट हो गई, या फिर लाइसोसोम मान लो वो बर्स्ट कर गया, तो ये एंजाइम्स जो हैं वो बाहर लीक हो जाएंगी, और इनके इतनी स्ट्रॉन्ग ये एंजाइम्स होती हैं कि सेल के मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर सकती हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है चीज़ों को डाइजेस्ट करना। ये देखती नहीं है कि क्या चीज़ इनको डाइजेस्ट करना है। अगर गलती से ये सेल के बाहर आ गई तो इस सेल के यूज़फुल मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर देंगी। अल्टीमेटली फिर क्या होगा, हमारा सेल मर जाएगा। फिर था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस इसलिए क्योंकि जितनी भी सब एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसको डायरेक्ट न्यूक्लियस करता है तो उन सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं। और इस क्रिस्टाई के ऐसे फोल्डिंग्स बनाने की वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है जिस वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है, इसलिए एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल के लिए। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको याद रखना है कि जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, हाँ, एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी होता है सेल में। सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलता है। जैसे आप बात करो मनी, हम जो मनी का ट्रांसफ़र करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं, रुपीज़ में करते हैं। रुपीज़ क्या हुआ, हमारा करेंसी हुआ। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, इसलिए एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी है। फिर था हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। तो ये प्लास्टिड्स जो होते हैं इनका काम होता है फूड को स्टोर करना और कलर प्रोवाइड कराना हमारे सेल को, प्लांट सेल को। इनका काम होता है या तो ये फूड वगैरह को स्टोर करेंगे या तो कलर प्रोवाइड कराएंगे, और मेन इनका जो काम होता है प्लांट सेल्स में वो होता है फोटोसिंथेसिस का। इस प्लास्टिड जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और फिर थर्ड होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल हमारा सनलाइट को अब्जॉर्व करता है। फिर इधर उधर बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर उसके बाद हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है क्लोरोफिल के अंदर। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये भी खुद का राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, खुद का राइबोसोम और डीएनए कंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ना वो भी अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए कंटेन करता है, और क्लोरोप्लास्ट भी हमारा खुद का डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है। तो अगर बाई चांस आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं,
तो आपको दो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। फर्स्ट है कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और सेकंड सिमिलैरिटीज़ ये होगी कि दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट देख लिया, अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमारा येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो जो आप बाकी कलर के देखते होगे, जैसे टोमेटो ले लो या कैरेट ले लो, ऑरेंज कलर का कैरेट और हमारा रेड कलर का टोमेटो, तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और थर्ड टाइप का हमारा होता है प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब वैसे प्लांट पिगमेंट्स जो कलरलेस होते हैं, यानी जो प्लांट्स हमारे कलरलेस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, जैसे कि स्टार्च ले लो फॉर एग्जांपल, पोटैटो वगैरह, स्टार्च वगैरह, ये सब जो होता है हमारा, ये सब ल्यूकोप्लास्ट कंटेन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कलरलेस पिगमेंट, यानी वो प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं वो हमारे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो येलो, ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इतना हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। हमें मेन स्टार्ट करना है हमारे यहाँ वैक्यूल्स से। वैक्यूल्स क्या होता है? तो वैक्यूल्स इज ऑल्सो अ स्टोरेज टैंक ऑफ प्लांट्स। वैक्यूल्स भी हमारा सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है ना। प्लांट सेल्स का 90% जो एरिया होता है वो कौन कवर करता है? वैक्यूल्स हमारा करता है। इनका क्या काम होता है? ये भी हमारा फूड स्टोर करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट फूड वगैरह बनाता है उसको स्टोर करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का है। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स वगैरह जो सब फूड बनाते हैं वो उसको स्टोर कौन करता है? हमारा वैक्यूल करता है। फूड मटेरियल हो गया, वाटर हो गया, शुगर, वेस्ट, ये सारी चीज़ें को स्टोर कौन करता है? हमारा वैक्यूल करता है। इस वैक्यूल के अंदर ना सेल सैप भरा होता है, मतलब कुछ वाटर फ्लूइड टाइप का भरा रहता है। वाटरी फ्लूइड जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप, और इस वैक्यूल के अंदर यही कंटेन होता है। और इस सेल सैप में हमारा वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल सब आता है। और कभी कभार आप सोचोगे जो प्लांट्स मुरझा जाते हैं, जो प्लांट्स विल्ट कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट्स की विल्टिंग जो होती है, प्लांट्स का सूख जाना, उसमें ना ये हमारा वैक्यूल्स रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर से बताती हूँ कि ये जो वैक्यूल्स हैं इनका काम होता है प्लांट्स में फूड वगैरह को स्टोर करना। अच्छा, वेल्टिंग की मीनिंग बतानी। वेल्टिंग मतलब जो प्लांट्स नहीं, आप जब अपने आपके घर में जो गमले होंगे, आप उसमें पानी नहीं डालते हो 1-2 दिन, तो क्या होते हैं? वो प्लांट्स सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनकी लीव्स ड्राई आउट कर जाती है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग विल्टिंग बोलते हैं। प्लांट्स का सूख जाने को हम लोग विल्टिंग बोलते हैं। प्लांट्स सूख के मुरझा से जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसको विल्टिंग बोलते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो वैक्यूल, जो प्लांट्स का 90% एरिया कवर करता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो वैक्यूल है वो श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, जिस वजह से हमारी प्लांट की सेल्स भी श्रिंक कर जाती हैं, वो भी सिकुड़ जाती हैं, और अल्टीमेटली हमारा प्लांट भी सिकुड़ जाता है, मुरझा सा जाता है, सूख जाता है। तो इसीलिए प्लांट को पानी हमारा देना ज़रूरी होता है डेली, दिन में 2-3 टाइम। क्योंकि अगर हम लोग प्लांट को पानी नहीं देंगे तो ये जो प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं ये सूख जाते हैं, और क्योंकि प्लांट्स के वैक्यूल सूख जाते हैं तो प्लांट सेल भी हमारी अल्टीमेटली सूख जाती है, और फिर प्लांट्स भी हमारे सूख जाते हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल का 90% एरिया पूरा कवर करते हैं, मतलब आधे से भी कहीं ज़्यादा, लगभग पूरा एरिया कवर करते हैं। ये इनहेरेंट, आप स्पेलिंग कुछ गलत लिखी हैं कि क्या? इनहेरेंट क्या होता है? मैंने कुछ ऐसा बोला क्या इनहेरेंट? हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि विल्टिंग इसीलिए होती है क्योंकि वैक्यूल्स हमारे जो वाटर कंटेन करते हैं वो, उनका वाटर लॉस हो जाता है।
इनहेरेंट, इनहेरेंट की मीनिंग, इनहेरिट मैंने सुना, इनहेरेंट कोई वर्ड, इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, यानी किसी चीज़ जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कोई अगर कोई ट्रेट आ जाता है, कोई कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपने ये खूबी, ये ट्रेट आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आती है, उस चीज़ को हम लोग इनहेरिट होना बोलते हैं। फिर हमारा एक पॉज एंड पॉन्डर में आया है, डू वाइट फ्लावर्स कंटेन्स एनी पिगमेंट्स, गिव रीजंस। यानी जो फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, क्या वो कोई पिगमेंट कंटेन करते हैं? तो हाँ, वो पिगमेंट कंटेन करते हैं, और वो पिगमेंट कौन सा होगा हमारा? ल्यूकोप्लास्ट होगा। ल्यूकोप्लास्ट होता है हमारा वो पिगमेंट जो कलरलेस होता है या वाइट होता है। ल्यूको का क्या मतलब होता है? ल्यूको का मतलब होता है वाइट। फिर है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट और एनिमल सेल यूजिंग दीज क्लूज। आपको न्यूक्लियस को दिखाना है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को। तो आपकी बुक में ये चीज़ दी है, ये जो डायग्राम आपको मिला था ऊपर, हाँ, ये है हमारा डायग्राम जिसमें सब कुछ है। आपको ऐसे पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे 2D में भी बना सकते हैं। बस आपको ऐसे एक सेल बनानी है, उसमें सेल मेम्ब्रेन मेंशन कर देना है, एक जगह न्यूक्लियस बना देना है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती होनी चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप चाहो तो राइबोसोम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद साइटोप्लाज्म मेंशन कर देना है, माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन करना ना भूलें। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है उस क्वेश्चन में। अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, तो आपको प्लांट सेल का बनाना है जिसमें वैक्यूल और सेल वॉल होना ज़रूरी है। और अगर एनिमल सेल का बोला जाए तो आपको एनिमल सेल का बनाना है, और उसमें आपको सेल वॉल या फिर वैक्यूल नहीं बनाना है। आपको ये ध्यान देना है कि कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं या एनिमल सेल में पाए जाते हैं, उसको आपको जब मेंशन किया जाए तो ज़रूर से ड्रॉ करना है। हाँ बेटा, चैप्टर जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग एक वन शॉट रिवीजन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो लेते हैं, क्लास लेते हैं। अगर ये चैप्टर जैसे ख़त्म होगा, जैसे आज की क्लास में ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो वैक्यूल्स भी हमने देख लिया और ये क्वेश्चंस जो दिए थे वो भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में एक एक्सपेरिमेंट बताया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। मतलब इन 2010 साइंटिस्ट क्रेन वेंटर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये देखना चाहते थे कि ये जो डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए रहता है, वो एक सेल को कैसे कंट्रोल करता है। मतलब इनको अल्टीमेटली ये देखना था कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, वो हमारे सेल को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स करके एक सिंपल बैक्टीरिया होता है, इन्होंने इसको लिया। सबसे पहले इन्होंने इसके कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को पढ़ा। उसके बाद कंप्यूटर और हाई मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके इस डीएनए सीक्वेंस को राइट कर लिया एक जगह। यानी डीएनए पे कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, उसको इन्होंने कंप्यूटर पे नोट डाउन कर लिया। क्यूरियोसिटी का मतलब होती है कि जिज्ञासा, इंटरेस्ट, जानने की इच्छा, कि आपके अंदर और चीज़ जानने की इच्छा जो आई। जैसे मैंने आपको किसी चीज़ के बारे में बताया, जैसे मैंने माइकोप्लाज्म का नाम बताया, आपको नहीं पता माइकोप्लाज्म क्या होता है, बट आपके अंदर और इंटरेस्ट आया और जिज्ञासा आई कि आप इसके बारे में और जानना चाहो, तो इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि हमारा ये जो माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया इन्होंने लिया, और उसके बाद इन्होंने इसके पूरा कंप्यूटर का यूज़ करके इन्होंने इसके डीएनए के जो सीक्वेंसेस थे उसको कॉपी कर लिया। अच्छा,
डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है। तो फिर क्या किया इन्होंने, इस बैक्टीरिया को लिया, इसके सारे सीक्वेंसेस को इन्होंने कंप्यूटर पे नोट डाउन कर लिया। राइबोन्यूक्लिक एक टाइप ऑफ एसिड है, इसका नाम रखा गया है राइबोन्यूक्लिक। इसकी कोई एज सच मीनिंग नहीं है, इसका नाम रखा गया है ऐसा। एक मान लो एक एसिड है, उसका नाम हमारा राइबोन्यूक्लिक है। ठीक है, तो मैं बता रही थी इन्होंने कंप्यूटर का यूज़ करके इसको कर लिया, और फिर उन्होंने एग्जैक्ट कॉपी बना ली इसी डीएनए की। जो डीएनए हमारा इस माइक्रोप्लाज्मा माइकोइड्स में था, इस बैक्टीरिया में जो हमारे डीएनए था, उसकी एग्जैक्ट कॉपी इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू बना ली। तो आप कह सकते हो इन्होंने एक आर्टिफिशियल डीएनए क्रिएट कर लिया इस बैक्टीरिया का। फिर उन्होंने जब इस बैक्टीरिया को ध्यान से देखा और उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से इस बैक्टीरिया के अंदर जो इसका रियल डीएनए था उसको निकाल लिया, और बाकी जो सेल ऑर्गन्स थे उनको उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन इसके अंदर का डीएनए उन्होंने निकाल लिया। अब सेल के पास अपने बाकी ऑर्गन्स थे, साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब था, लेकिन इस सेल के पास अपना खुद का डीएनए नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने आर्टिफिशियली अपना डीएनए कॉपी करके बनाया था, उन्होंने उसको इंसर्ट कर दिया बड़े ध्यान से इस सेल के अंदर। फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि आर्टिफिशियल डीएनए रिसीव करने के बाद ये जो सेल था हमारा माइकोप्लाज्म का, ये हमारा ग्रो करने लगा और डिवाइड करने लगा। जो इंस्ट्रक्शंस जो उनके आर्टिफिशियली बनाए डीएनए में थे, उस हिसाब से ये फंक्शन करने लगा। जैसा इन्होंने इस आर्टिफिशियल डीएनए को प्रोग्राम किया था, उसी हिसाब से ये सब काम करने लगा। उन्होंने इस डीएनए को ऐसे बनाया था कि वो जाके अपना उसमें जाके ग्रो करे, उसमें डिवाइड करे, और जैसे ही उन्होंने ऐड किया तो वो इसमें जाके अपना ग्रो किया, अपना डिवाइड किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ये होता है जो सारे स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये डीएनए डिसाइड करता है कि कब सेल को ग्रो करना है, कब सेल को डिवाइड करना है, कब प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है, कब माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने की ज़रूरत है। ये सब हमारा डीएनए फिगर आउट करता है। और अगर हम लोग किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने डीएनए को ऑल्टर कर दें और फिर किसी दूसरे सेल में डाल दें, तो हम अपने सेल बॉडी के सेल्स को अपने हिसाब से फंक्शन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मली कैसे सेल ग्रो करता है। मतलब हम लोग डीएनए को ऑल्टर करके आर्टिफिशियली बना के अपने हिसाब से तो काम करा सकते हैं सेल को, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये सेल हमारा कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, तो पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं और फिर हमें और बेटर समझ आएगा कि आखिर सेल्स हमारे वर्क कैसे करते हैं। तो जब आप आपके स्किन पे कोई छोटा सा कट वगैरह आ जाता है, आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो कुछ दिनों में वो हील हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं है आपको एक बार चोट लगी फिर साल हो गए आपकी वो चोट आज तक हील ही नहीं हुई। इनफैक्ट आपके सिर से जब हेयर फॉल होता है, तब भी वो जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो बैक कर जाते हैं। आप अपना हेयर कट कराते हो, फिर क्या होता है कुछ मंथ्स बाद वो हेयर फिर से ग्रो कर जाते हैं, आपको फिर हेयर कट करवाना पड़ता है। इसका ही तो यही मतलब है कि जो आपकी हेयर है वो ग्रो कर रहे हैं, यानी आपके हेयर के सेल्स ग्रो कर रहे हैं, और आपकी स्किन हील कर रही है, यानी आपकी स्किन में जो सेल्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसका ये सो कंफर्म है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जो पुराने सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं या कोई डैमेज्ड सेल्स हैं, वो हमारे खुद ब खुद रिपेयर हो सकते हैं। और हमारी बॉडी भी इसीलिए ग्रो करती है क्योंकि हमारे सेल्स ग्रो करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो हमेशा ग्रो ही करते रह जाएं। इनकी भी एक लिमिट होती है जब तक वो ग्रो करें। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तब आपकी हाइट छोटी थी, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हो आपकी हाइट भी बड़ी होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि
हमेशा हाइट आपकी बढ़ती ही रहेगी। एक लिमिट आ जाएगी जब तक आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी हाइट हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी। तो सेल्स का इसमें की रोल होता है, क्योंकि सेल्स की हमारी एक लिमिट होती है। हमारी बॉडी के ग्रो होने का मतलब होता है ये सेल्स हमारी ग्रो कर रही हैं एक्चुअली। तो सेल डिवीज़न को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनियन सेल्स का, अनियन रूट हेयर्स का। आपने देखा होगा जैसे हमारा एक अनियन है, उसके नीचे से कुछ रूट हेयर्स निकलते हैं। तो अगर इनकी टिप को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं, एक ही तरह नहीं दिख रही हैं। इनके कुछ इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नई सेल्स फॉर्म होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी एक पुराने सेल से दो नए सेल्स बनते हैं। इसको प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीज़न बोलते हैं। सेल डिवीज़न हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जिस प्रोसेस में ये सब चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो ये जो सेल साइकिल होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है। पहली माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। जो माइटोसिस होता है इसमें एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, और जो हमारा मियोसिस होता है इसमें एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। देख चलिए अब माइटोसिस के बारे में देखते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, हमारी एक सेल है, इस एक सेल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, फिर ये डिवाइड करके हमारी दो सेल्स को फॉर्म करती हैं, और इन दो सेल्स को हम लोग बोलते हैं टू डॉटर सेल्स। आपके बॉडी में जो ग्रोथ होता है, कोई रिपेयरमेंट होती है इंजर्ड सेल का, या फिर कोई रिप्लेस किया जाता है अगर सेल को, तो वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। माइटोसिस में जो डीएनए का मटेरियल रहता है वो सेम रहता है, क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो भी सेम रहता है। यानी कि जो नई दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एक पेरेंट सेल से, वो हमारी आइडेंटिकल होती हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे से, पेरेंट सेल से मैच कर रही रहती हैं और आपस में भी दोनों मैच कर रही रहती है। इस सेल में जो डीएनए मटेरियल है और इस सेल में जो डीएनए मटेरियल है और इस सेल में जो डीएनए मटेरियल है, वो तीनों सेल में हमारा सेम होता है। तो माइटोसिस के की फीचर्स क्या हैं? पहला तो ये कि जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, दूसरा ये कि वो दोनों डॉटर सेल्स आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, और थर्ड ये कि जो क्रोमोसोम नंबर रहता है, मेन क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का, वो हमारा मेंटेन रहता है। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम का नंबर हमारा सेम रहता है जितना पेरेंट सेल में था। आपके बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और इन सब चीज़ों में माइटोसिस ही होता है। फिर सेकंड आता है हमारा मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं ये आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ये आपस में अलग रहती हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो भी हमारा हाफ हो जाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जेनेटिकली सिमिलर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन मियोसिस में हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमारी आइडेंटिकल नहीं होती हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल नहीं होता है। माइटोसिस दो पार्ट में होता है। देखो देखो जैसे माइटोसिस जो था वो हमारा एक पार्ट में हो रहा था, लेकिन ये मियोसिस हमारा दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले जो मियोसिस 1 होता है उसमें एक सेल से दो सेल्स हमें मिलते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 में हमारी ये दो सेल्स फिर से माइटोसिस से सिमिलर एक प्रोसेस के अंडर को करती हैं, और फिर हमारी दो दो सेल्स और बन जाती हैं। तो कुल मिला के एक मियोसिस से हमें 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। तो अब आप अगर सोचो कि ये मियोसिस वगैरह कहाँ होता है, तो ये मियोसिस हमारे गैमीट्स प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह में हो गया, स्पर्म्स में हो गया, एग्स वगैरह, ये सब हमारे मियोसिस के थ्रू ही जनरेट होते हैं। तो मियोसिस के हमारे की फीचर्स, पहला तो ये था कि 4 डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं, दो हाफ में ये होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। थर्ड, क्रोमोसोम्स नंबर हमारे हाफ हो जाते हैं इसमें।
और फोर्थ कुछ नहीं। उसके बाद अब मीट अ साइंटिस्ट देखते हैं। तो सर अरुण कुमार शर्मा एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे, जिनका वो जाना गया है उनके क्रोमोसोम्स की वर्क की वजह से। मतलब इन्होंने क्रोमोसोम्स पे स्टडी की थी। वो एक बोटानिस्ट है, बोटानिस्ट यानी कि जो प्लांट्स वगैरह पे स्टडी करता है। तो ये एक बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने प्लांट टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में काफ़ी की रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी लैब्स वगैरह भी इन्वेंट किए, ऐसे कुछ मेथड्स इन्वेंट किए, जैसे कि क्रोमोसोम्स, प्लांट्स में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके बारे में हम आसानी से पढ़ पाएँ। और इसी वजह से, इनके इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इनको बॉटनी के लिए काफ़ी ऑनर्स भी मिले हैं, काफ़ी प्राइजेस भी मिले हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और पद्म भूषण। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ऐसे कौन से इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स क्रोमोसोम डेवलपमेंट के लिए उसके मेथड्स इन्वेंट किए थे कुछ उनकी स्टडी के लिए, तो वो थे अरुण कुमार शर्मा। अब यहाँ हमें एक और चीज़ बताई हुई है सेल कल्चर के बारे में। सेल कल्चर क्या होता है? जब साइंटिस्ट कुछ सेल्स को अलग से लेके अपने हमारी बॉडी के आउटसाइड ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं सेल कल्चर। यानी अगर आपकी बॉडी के सेल्स को आपके बॉडी के बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाए, तो उस ग्रोथ को, उस प्रोसेस को हम लोग सेल कल्चरिंग बोलते हैं। इसका यूज़ हम ये जानने के लिए किया जाता है कि हमारी सेल्स कैसे वर्क करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, और साथ ही साथ फूड, वैक्सीन्स और इन सब चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सेल कल्चर आपको करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके पास राइट टेम्परेचर है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सेल को, जो जिस कंडीशंस में सेल को ग्रो किया जा रहा है वो स्टेराइल है, और साथ ही साथ प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है उस सेल को। अगर इन सब चीज़ों में, इन चार कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन हमारी मिसिंग होगी ना, तो सेल हमारा प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब सेल डिवीजन देख लिया, सेल कल्चर देख लिया, अब आते हैं सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है? सबसे पहले तो सेल थ्योरी में आए थे हमारे एक साइंटिस्ट 1838 में, एक जर्मन बोटानिस्ट मैथियस कैलेडियन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर एक प्लांट की सेल्स, जो हर एक प्लांट होता है वो हमारा सेल्स से बना होता है। फिर क्या हुआ? 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्केवान, इन्होंने कहा कि जो सब एनिमल्स होते हैं ये सब भी हमारे सेल्स के ही बने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेथियस ने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। फिर थियोडर स्केवान ने बोला कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं। फिर कुछ सालों बाद 1855 में रुडोल्फ विल्को करके एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन दोनों आइडियाज़ को कंबाइन किया, प्लस अपनी खुद की एक स्टेटमेंट भी बनाई और फिर सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। रुडोल्फ विर्चो ने अपनी खुद की क्या स्टेटमेंट ऐड की? इन्होंने कहा कि जो सारी सेल्स होती हैं वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। तो हमारी सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो ये कि जो प्लांट्स होते हैं वो हम सब सेल के बने होते हैं। दूसरा ये एनिमल्स भी हमारे सेल के बने होते हैं। और थर्ड ये सब सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। अब आती है ये बात कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या हमेशा ग्रो करती रहती हैं, हमेशा ही रिप्रोड्यूस करती रहती है? तो ऐसा नहीं है। हमारे एक सेल्स के पास ना एक खुद का पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है, जिसमें वो ग्रो करता है, काम करता है, डिवाइड करता है, फिर मर जाता है। अगर आप एक सेल की लाइफ साइकिल की बात करो, तो एक सेल सबसे पहले हमारा ग्रो करता है, फिर अपने लाइफ स्पैन के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान बेचारा फंक्शन करता है, फिर वो डिवाइड करता है, फिर डिवाइड करने के बाद वो मर जाता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो जिन सेल्स को रिप्लेस होना होता है वो सेल्स हमारी रिप्लेस होती हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि अगर आप कैंसर सेल्स की बात करो, ये जो कैंसर सेल्स होती हैं हमारी, कैंसर सेल्स, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो नॉन स्टॉप डिवाइड करती रहती है। इनकी डिवाइड होने की कोई लिमिट नहीं होती है, ये हमेशा डिवाइड करती रहती है। इनकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड वे में ये सब ग्रो करती जाती हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ट्यूमर्स की मीनिंग भी आपको इधर पता चली। ट्यूमर क्या होता है?
ट्यूमर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हमारा ट्यूमर को फॉर्म करती हैं। तो सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में अगर कोई भी सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो फिर वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जैसे मान लो एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, फिर ये दोनों ग्रो कर रही हैं, फिर ये दोनों ग्रो की और फिर बाई चांस जैसे ही ये दोनों आपस में टच हो गई तो ये अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो हमारी कैंसर सेल्स होती है ना, ये इस प्रॉपर्टी को लूज कर देती हैं, जिस वजह से ये अनकंट्रोल्ड वे में हमारी ग्रो करती जाती हैं, जिस वजह से ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं। और कभी कभार ये ट्यूमर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं और एक ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अगर वैसे टाइप वाले ट्यूमर्स हो जो बॉडी में कहीं भी मूव कर सकते हैं, तब ऐसे ट्यूमर्स को हमें खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से जो कैंसर है हमारे लिए काफ़ी एक डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। तो ये ट्यूमर वगैरह के बारे में तो आप कैंसर के बारे में और डिटेल में हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इतना बस जान लीजिए कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक सेल की प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर सेल्स लूज कर जाते हैं। सेल्स हमेशा ग्रो नहीं करती, उनकी एक लिमिट रहती है, बट कभी कभार कैंसर सेल्स एक एक्सेप्शन है जिसमें वो एक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, जिस वजह से वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करता रहता है। प्लस एक पीसीडी करके एक वर्ड होता है जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि कभी कभार जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो रैंडमली मर नहीं जाती। ऐसा नहीं कि डिवाइड किया उन्होंने या ऐसे फंक्शन कर रही हैं, आज फंक्शन कर रही हैं कल मर गई हैं अचानक से, ऐसा नहीं होता है। इनको इनकी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी एम्ब्रियो जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो हमारे फिंगर्स के बीच की सेल्स रहती हैं वो डाई हो जाती हैं, यानी वो मर जाती हैं, जिस वजह से जो हमारी फिंगर्स हैं वो सेपरेट हैं आज। अगर पीसीडी नहीं होता यानी प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती तो हमारी फिंगर्स आपस में अटैच्ड होती हैं और अब हम लोग अपनी फिंगर्स को इधर उधर मूव नहीं कर पाते। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि ये जो सेल होती हैं इनको कहीं से मॉनिटर किया जाता है। इनकी न्यूक्लियस जो होता है, जो हमारा सेल है, इसकी एक डेथ ऐसे ही नहीं होती, इसकी डेथ प्रोग्राम होती है। इसको पता रहता है कब इसको मरना है, इसको पता रहता है कब इसको अच्छे से फंक्शन करना है। ठीक है, तो अब आपके इसमें चैप्टर में इतना ही है। जैसा मैंने अभी ट्यूमर्स के बारे में बताया था, तो यहाँ आपके थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में ट्यूमर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया भी हुआ है कि ट्यूमर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर में हमारी जो ट्यूमर फॉर्म होती है वो एक ही जगह पे रहती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे जो ट्यूमर रहता है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट कर जाता है। फिर कहाँ वो स्प्रेड आउट करते हैं हमें पता नहीं चलता है। इसी वजह से कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कैंसर काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है। ठीक है, तो आपका चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपने सेल्स के मेन फंक्शंस के बारे में जाना, थोड़ा बहुत सेल डिवीजन के बारे में जाना, और ये जाना कि एक सेल से दूसरा सेल्स कैसे बनता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वन शॉट रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।